हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में समाज के जो विभिन्न वर्ग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें कि रिच पेजेंट कम्युनिटी, पुअर पेजेंट कम्युनिटी, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और वीमेन थे, वह इस आंदोलन को किस रूप में देखते थे, उनके लिए इस आंदोलन के क्या मायने थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या लिमिटेशंस थे, इसमें क्या कमियां थीं। इसमें हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में और फिर हम देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या संबंध रहा, और लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस कुछ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना है हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, जिसमें हमें रिच पेजेंट कम्युनिटी, पुअर पेजेंट कम्युनिटी, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और वीमेन के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि रिच पेजेंट कम्युनिटी जो थी वह इस आंदोलन को किस रूप में देखती थी। तो इसमें बेसिकली दोस्तों दो कम्युनिटी है, एक है गुजरात के पाटीदार्स और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के जाट कम्युनिटी, जो कि रिच पेजेंट कम्युनिटी में थे और ये लोग इस आंदोलन में बहुत ही एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये जो दो कम्युनिटी थी ये बेसिकली कमर्शियल क्रॉप ग्रो करती थी, यानी कि ऐसे क्रॉप्स, ऐसी फसल उगाती थी जिससे वो मुनाफा कमा सके, या फसल उगाने का उनका जो मेन पर्पस था वह था मुनाफा कमाना। क्योंकि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फसल इसलिए उगाते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके, लेकिन जो रिच पेजेंट कम्युनिटी होती है वह उसे पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जो है उसे बाजार में बेचने के पर्पस से उसे उगाती है। लेकिन उसी दौरान जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था उसके कुछ समय पहले से ट्रेड डिप्रेशन आ गया था, यानी कि जो व्यापार थी उसमें मंदी आ गई थी, व्यापार कम हो गया था और कीमतें जो है, जो फसलों की जो कीमतें हैं, वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और इस वजह से डिस्टर्ब हो गए थे, यानी कि इस वजह से ये जो रिच पेजेंट कम्युनिटी थी वो परेशान थी। क्यों? इसका मेन कारण था कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड इनसे करती थी, जो राजस्व की मांग इन रिच पेजेंट कम्युनिटी से सरकार करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे वह चुका पाने में खुद को असमर्थ पा रहे थे, इससे चुका पाना उनके लिए मुश्किल लग रहा था और इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड किया कि जो रेवेन्यू डिमांड जो सरकार हमसे ले रही है उसे कम कर दे। लेकिन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिमांड को कम करने से मना कर दिया एंड दिस लेड टू द वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि यह बाद में इनके लिए एक असंतुष्टि का भाव लेकर के आया और सरकार के इस निर्णय से रिच पेजेंट कम्युनिटी बहुत ही नाराज हो गई। बाद में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, इन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों को ऑर्गेनाइज किया, खासकर ऐसे मेंबर्स जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे उनको भी इन्होंने इसमें जोड़ा और एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और साथ ही साथ बाइकआउट प्रोग्राम में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि बाइकआउट प्रोग्राम के अंतर्गत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो विदेशी वस्तुएं थी उसको बाइकआउट किया जा रहा था, तो रिच पेजेंट कम्युनिटी ने उस बाइकआउट प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इनके लिए स्वराज का क्या मायने था, यानी कि स्वराज का मतलब ये क्या समझते थे, क्योंकि हर कम्युनिटी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। जो रिच पेजेंट कम्युनिटी थी उसके लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसा समय जब वो हाई रेवेन्यू डिमांड से छुटकारा पा सके, हाई रेवेन्यू डिमांड से उन्हें मुक्ति मिल सके, तो ये उनके लिए स्वराज का मतलब था। इट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। लेकिन 1931 में जब बिना रेवेन्यू को रिवाइज किए, बिना रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू डिमांड जो इनसे लिया जाता था सरकार के द्वारा, उसे बिना कम किए जब 1931 में इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये बहुत डिसअपॉइंट हुए, बहुत ही नाराज हुए, असंतुष्ट हुए और इसीलिए जब 1932 में फिर से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब ये क्या कहानी है 1931 में बंद करना, 1932 में फिर से इस मूवमेंट को स्टार्ट करना, इसको भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फोर्थ पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा इसे। अब हम डिस्कस करेंगे पुअर पेजेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। बहुत सारे जो है, जो स्मॉल टेनेंट्स थे, जो छोटे किसान कृषक वर्ग थे, वो लोग बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन पे खेती करते थे और इसके बदले उन्हें वो रेंट देते थे, एक जो है कहे तो किराया देते थे या भाड़ा देते थे। लेकिन जब डिप्रेशन का समय आया, जब मंदी का समय आया, तो जो स्मॉल टेनेंट्स थे, जो छोटे ये दूसरों की ज़मीन पे खेती करने वाले जो कृषक वर्ग थे, इन्हें जो है यह रेंट वापस करने में, यह रेंट चुकाने में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। वे क्या चाहते थे? वे यह चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स को जो हमें बकाया देना है
उसे माफ़ कर दिया जाए, उसे रेमिट कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिमांड हमसे लिया जाता है उसको भी कम कर दिया जाए। तो इनके दो डिमांड थे। पहला क्या था? पहला यह था कि लैंडलॉर्ड्स को इन्होंने जो चुकाया बकाया नहीं चुकाया है, उसे जो है, जो पुराना जो बकाया है उसे रेमिट कर दिया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिमांड हमसे लिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे लैंडलॉर्ड्स के द्वारा हो, उसकी जो है दर जो है, उसका रेट जो है वो कम कर दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे रेडिकल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जो कि सोशलिस्ट लोगों के द्वारा यानी समाजवादियों के द्वारा और कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा जो है चलाए जा रहे थे। दे वर वरीड ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पेजेंट। जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय, जो इस आंदोलन को लीड कर रही थी, वह इस बात से चिंतित थी कि अगर हम जो नो रेंट कैंपेन जो चलाया जा रहा है पुअर पेजेंट कम्युनिटी के द्वारा, अगर हम इस मूवमेंट को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इससे उन्हें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? इन्हें ये लगता था कि अगर हम नो रेंट कैंपेन को, जो कि गरीब कृषक समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर उसको हम सपोर्ट करेंगे तो यह रिच पेजेंट कम्युनिटी जो है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि पुअर पेजेंट का जो स्वराज था वह रिच पेजेंट्स के अगेंस्ट में था। और जो कांग्रेस पार्टी थी, मैंने आपको बताया कि वो रिच पेजेंट कम्युनिटी को इसलिए सपोर्ट करती थी क्योंकि जो है उनका सपोर्ट के बिना इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाना मुश्किल था। और कांग्रेस को यह समझ में आता था कि अगर हम पुअर पेजेंट को कम्युनिटी को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जो रिच पेजेंट कम्युनिटी है वह हमसे नाराज़ हो जाएगी। और इसीलिए जो पुअर पेजेंट कम्युनिटी है और जो कांग्रेस है उसके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, पुअर पेजेंट कम्युनिटी कांग्रेस को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, इस बात को लेकर के हमेशा जो है एक तरीके से अनिश्चितता की भावना रही। कभी ये निश्चित नहीं हो सका कि सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हम देखेंगे बिजनेस क्लास के बारे में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड द ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकेम पावरफुल। आपने, अगर आपको याद हो, क्लास 8 की हिस्ट्री में आपने टिस्को के बारे में पढ़ा होगा, टाटा स्टील जो कंपनी है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो किस तरीके से 1907 में उसको इस्टेब्लिश किया गया और किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उस कंपनी ने बहुत मुनाफा कमाया। तो ये सिर्फ एक कंपनी की केस नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ ने बहुत मुनाफा कमाया और वो समय के साथ बहुत ही पावरफुल हो गया। लेकिन बाद में वो कॉलोनियल पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो इनके व्यापार को रिस्ट्रिक्ट करती थी, रोकती थी, कम करने का प्रयास करती थी, इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया, बिजनेस क्लास ने रिएक्ट करना शुरू किया। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। ये चाहते थे कि जो विदेश से जो सामान हमारे देश में आ रहा है उससे हमको सुरक्षा मिले। क्यों? क्योंकि जो है अगर विदेश से सामान अगर हमारे देश में आएगा तो वो ज़्यादातर जो है अच्छी मशीनों से जो है बन करके आता है, तो वो इनके लिए जो है हमारे देश के लोगों के लिए ख़रीदना वो सस्ता पड़ता था। तो जो हमारे देश की जो कंपनी है, हमारे देश के जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, इनके द्वारा जो सामान बना करके बेचा जा रहा है, लोग उसे नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो या उसकी बिक्री कम होगी। तो इस वजह से चाहते थे कि जो विदेशी जो सामान हमारे देश में आ रहा है उससे हमें सुरक्षा मिले, उसको जो है कम लाया जाए या न लाया जाए, ये चाहते थे लोग। दूसरा, ये लोग चाहते थे कि जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है उसको जो है चेंज किया जाए, जिससे कि इंपोर्ट अपने आप कम होने लगे। इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ये व्यक्ति है, एक यह व्यक्ति है। ये दोनों मान लीजिए कंट्री हैं, एक कंट्री ए, ये कंट्री बी, ठीक है। कंट्री ए यहाँ पे रुपया चलता है, जैसे एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे रुपया चलता है, और ये ब्रिटेन है जहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। अब क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सामान इस देश से यहाँ पे आता है बिकने के लिए। अब उस यहाँ पे उस वस्तु की कीमत जो यहाँ पे आ रही है, कुछ भी मान लीजिए कि एक कपड़ा है, वो कपड़ा जो है यहाँ ब्रिटेन से हमारे देश में आता है, उस कपड़े की कीमत जो है यहाँ पे 1 पाउंड है, और 1 पाउंड जो है 50 रुपये के बराबर है। अगर ये सामान ब्रिटेन से इंडिया में कोई व्यापारी खरीद करके लेके आएगा तो उसको 1 पाउंड के बराबर यानी कि उसको 50 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगर इसी को चेंज करके बढ़ा करके 1 पाउंड बराबर अगर 60 रुपया कर दिया जाए तो ये रुपया में जो है इसको कितना देना पड़ेगा, 60 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि इसके लिए उसको ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। जब ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है तो जब ला करके उस सामान को बेचेगा तो उसको महंगा बेचेगा, जब महंगा बेचेगा तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, और इस तरीके से इसके द्वारा जो बनाए गए वस्तुएं हैं वो बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है जो बिजनेस क्लास था यही इस चीज़ को लेकर के डिमांड कर रहा था। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को
इन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए इनकी जो इच्छाएं थी, ये जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज, इस बात को ज़्यादा जोरदार तरीके से उठाने के लिए इन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन में सब पूछे जाते हैं इस टाइप के फैक्ट्स। तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1920 में। बाद में एक और संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है फिक्की, FICCI, जिसकी स्थापना की गई थी 1927 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिक्की आज भी काम करता है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। अब जो है ये जो फिक्की था, इसकी स्थापना की गई थी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा और GD बिरला के द्वारा। तो इन दो लोगों ने फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला के द्वारा किया गया था। क्या पर्पस था? द इंडस्ट्रियलिस्ट अपोज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। ये लोग जो ब्रिटिशर्स जो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, इसका ये लोग विरोध करते थे और यह इसीलिए इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जब शुरू में लॉन्च किया गया था। इन्होंने इस मूवमेंट के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, यानी कि आर्थिक मदद की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, और साथ ही साथ इन्होंने विदेशी वस्तुओं को, जो इंपोर्टेड गुड्स थे, जो विदेश से बन करके आते थे, उसको प्रयोग करने से, उसे खरीदने से, उसे बेचने से इन लोगों ने मना कर दिया। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी क्लास के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए स्वराज का क्या मतलब है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो जो बिजनेसमैन क्लास था उसके लिए स्वराज का क्या मायने था? उसके लिए स्वराज का मतलब था कि एक ऐसा समय जब देयर विल बी नो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस, यानी कि उनके व्यापार पे ब्रिटिशर्स के द्वारा किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाया जाए, कोई अवरोध न लगाया जाए, एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड बी फ्लोरिश विदाउट कॉन्स्टेंस, और बिना किसी अवरोध के वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सकें और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसमें कोई दखल न हो। यही इनके लिए स्वराज था। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गए, जो गोलमेज सम्मेलन था वो जब फेल हो गया और बिजनेस के लिए कुछ बहुत अच्छा कुछ न्यूज़ नहीं आया, तो ये लोग जो है थोड़ा सा इस बात से उदास हो गए और बाद में इन्हें ऐसा लगने लगा कि अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे और हिंसक आंदोलन, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी, और इसका बुरा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? उनके बिजनेस पे, या उनके बिजनेस को जो है डिसरप्ट करेगा, या उनके बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा। और इसी दौरान एक और चीज़ हो रहा था, कांग्रेस के बहुत सारे जो युवा मेंबर थे वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे, यानी कि समाजवाद की तरफ आकर्षित हो रहे थे। समाजवाद का क्या मतलब है? समाजवाद का मतलब है कि एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, जिसमें सभी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाए, यानी कि व्यापार भी जो है, जो बिजनेस है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता। तो ऐसे केसेस में जो इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं वो होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन दो चीज़ों से, कि एक क्या था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, हिंसक आंदोलन हो जाएगा, और दूसरा जो है कि यंग मेंबर्स जो हैं, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बनेंगे, अगर ये लोग सोशलिस्ट बन जाएंगे, समाजवादी बन जाएंगे और सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रखने लगेंगे, तो फिर जो है हमारे लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। इन चीज़ों से जो है बिजनेसमैन जो क्लास था, बिजनेस जो क्लास था, वो परेशान था। अब डिस्कस करते हैं हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने, उसने जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। लार्ज नंबर में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बस एक जगह पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जहां वो था नागपुर का क्षेत्र। नागपुर के क्षेत्र में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का क्या मतलब है? जो इंडस्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर वर्ग है, वह इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक जगह पार्टिसिपेट किया। वो कौन सा जगह है? नागपुर रीजन। इसे आप याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या कारण था कि ये लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? इसका मेन कारण था कि कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, जो उद्योगपति लोग जो थे, जो उद्योग के जो बड़े जो पैसे वाले जो लोग थे, उनसे जो है कांग्रेस ज़्यादा करीब में थी। और जो वर्किंग क्लास था, अगेन यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो रिच प्रेजेंट कम्युनिटी थी वो कांग्रेस के पास थी, इसलिए जो पुअर प्रेजेंट था वो कांग्रेस के पास नहीं गया। यहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन थे वो कांग्रेस के पास थे, इसलिए जो है जो गरीब, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है, वो लोग उसके पास नहीं गए। तो
ये कारण था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस से पास में थे, इसलिए जो है वर्कर्स जो है कांग्रेस से दूरी बना करके रहने लगे। क्योंकि क्यों ऐसा होता होगा, इसलिए होता होगा कि जो है वर्कर्स की जो प्रॉब्लम थी वो किस वजह से आ रही थी, इंडस्ट्रीज की वजह से आ रही थी। अब जब इंडस्ट्रीज जो है खुद कांग्रेस के पास चले गए हैं, तो वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम के कांग्रेस के पास कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ था, और यही केस जो है पेजेंट कम्युनिटी में भी जो है, रिच और पुअर पेजेंट कम्युनिटी के साथ भी यही केस हो रहा था। कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने गांधीयन आइडियाज़ को, यानी गांधी जी के विचारों को अपनाया, जैसे कि चीज़ों को बाइकआउट करना, जो फॉरेन गुड्स हैं उसको बाइकआउट करना, ये उनके मूवमेंट का हिस्सा बन गया। और साथ ही साथ वो अपने लो वेज के लिए, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो उनको कम तनख्वाह दिया जा रहा था उसके अगेंस्ट में, और पुअर वर्किंग कंडीशन, जो खराब वर्किंग कंडीशन उनको मिल रहा था फैक्ट्रीज के अंदर, उसके अगेंस्ट में ये लोग आंदोलन अपना जारी रखे। 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, और 1932 में डॉक वर्कर्स ने, यानी कि जो जहाज होते हैं पानी के जहाज, उस पर काम करने वाले लोगों ने भी स्ट्राइक किया। 1930 में छोटा नागपुर जो टीन माइंस है, वहाँ के हजारों वर्कर्स ने गांधी कैप पहना। गांधी कैप आपने देखा होगा, महात्मा गांधी को गांधी कैप पहने हुए कभी कभी किसी फोटो में। तो जो गांधी कैप था उसको उन्होंने पहना, और बहुत सारी रैलीज में और बाइकआउट कैंपेन में इन लोगों ने भाग लिया। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी वह वर्कर्स के डिमांड को उठाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, वह उनके डिमांड को नहीं उठाना चाहती थी। और इसीलिए कारण क्या था, कारण वही था अगेन कि जो व्यापारी वर्ग जो है, जो बिजनेस क्लास वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, वह नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने इनके मांग को नहीं उठाया। और एक और कारण था कि लोग सोचते थे कि अगर हम वर्कर्स की डिमांड को उठाएंगे, यानी कांग्रेस ऐसा सोचती थी कि अगर हम वर्कर्स के डिमांड को उठाएंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो हमको फाइनेंस कर रहे हैं इस आंदोलन को चलाने में, अगर वो लोग हमसे दूर हो जाएंगे तो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एंटी इम्पीरियल जो फोर्सेज हैं उसके खिलाफ आंदोलन को जो है जारी रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये कारण था कि इन लोगों ने वर्कर्स के डिमांड को नहीं उठाया। अब देखते हैं वीमेन के बारे में। गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च किया, सॉल्ट मार्च यानी कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो जब सॉल्ट मार्च शुरू किया महात्मा गांधी ने, तो उसमें हजारों औरतें ऐसी थी जो घर से बाहर निकली और आकर के महात्मा गांधी की बातों को वो सुनती थी। क्योंकि महात्मा गांधी जब चलते थे, जो है दांडी की जब यात्रा कर रहे थे दांडी पहुंचने के लिए, तो रास्ते में जो है लोगों को संबोधित करते थे, तो महिलाएं भी उनकी बात को सुनने आती थी। उनकी बात को सुन करके बहुत सारी महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, बहुत सारे मार्चेस में भाग लिया। उन्होंने भी नमक बनाया, फॉरेन क्लॉथ जो थे, जो विदेशी कपड़े थे, उसको जलाया, लिकर शॉप्स को बंद कराया, और साथ ही साथ वो बाद में गिरफ्तार होकर के जेल भी गई। यानी कि बहुत ही एक्टिवली महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये जो महिलाएं थी पार्टिसिपेट करने वाली, इसमें कौन सी महिलाएं थी? अगर हम अर्बन एरियाज से देखें तो अर्बन एरिया से बेसिकली हाई कास्ट फैमिली की, यानी कि जो सोसाइटी में जो उच्च वर्ग था उसके घर की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक वर्ग रहता है उसमें जो संपन्न कृषक वर्ग था, यानी कि जो रिच पेजेंट हाउस थे, वहाँ की महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। गांधी जी के ऐसा कहने पे जो है बहुत सारी महिलाएं जो है ऐसा समझने लगी थी कि अब जो है जो देश की सेवा करना है वो उनका सीक्रेट ड्यूटी है, वो उनका एक तरीके से पवित्र धर्म बन गया है, पवित्र कर्म है कि वह जो है देश की सेवा में बाहर निकले घर से और इस आंदोलन में भाग ले। हालांकि जो है महिलाओं ने जो है सामाजिक रूप से जो है बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इससे भाग लेने की वजह से महिलाओं की समाज में जो स्थिति थी उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। गांधी जी भी ऐसा हमेशा मानते रहते थे कि जो महिलाएं हैं उनकी क्या ड्यूटी है। वो मानते थे कि महिलाओं की ड्यूटी है कि वो घर की देखभाल करें, ठीक है, एक अच्छी माता के रूप में काम करें और एक अच्छी पत्नी के रूप में घर में ही रह के काम करें, बाहर न निकलें। तो ऐसा गांधी जी भी मानते थे। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उस समय बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। साथ ही साथ जो है कांग्रेस भी जो है महिलाओं को अपने पार्टी में एंट्री नहीं देना चाहती थी। अपने पार्टी में जो है नहीं चाहती थी कि हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं को सपोर्ट करे। बस वो क्या चाहती थी कि बस एक महिलाओं का सिंबॉलिक प्रेजेंस रहे, बस ये दिखता रहे कि हाँ महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही हैं, लेकिन कोई पोजीशन हम नहीं देंगे महिलाओं को, कोई अथॉरिटी जो है वो देने के मूड में उस समय कांग्रेस नहीं थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या लिमिटेशंस थे। सबसे बड़ा लिमिटेशन कि समाज के हर वर्ग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया और हर वर्ग के लिए
स्वराज को समझ पाना ये मुश्किल था। ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था स्वराज का, कि जिसका कोई दिखता नहीं था कि स्वराज हम किसे कहें, इस बात को समझने की कोशिश की ज़रूरत थी। तो हर वर्ग ने इस स्वराज को समझने की कोशिश नहीं किया या समझाया नहीं जा सका, और इसीलिए हर वर्ग ने समाज के इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसमें से एक वर्ग था जिसे हम अनटचेबल्स या अछूत उस समय कहा जाता था, या जिसे 1930s के बाद इस समुदाय ने खुद को जो है दलित या ऑप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया। बहुत ही लंबे समय तक दलित जो समुदाय था उसको कांग्रेस ने जो है इग्नोर किया था। उन्हें क्या लगता था, उन्हें लगता था कि अगर हम दलित लोगों की मांग को उठाएंगे, अगर दलित लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, तो जो सनातनीज हैं, सनातनीज मतलब जो है हिंदू वर्ग में, हिंदू धर्म में जो हाई क्लास सोसाइटी है, वो लोग नाराज हो जाएंगे कि हम दलित को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वजह से कांग्रेस ने जो है बहुत ज़्यादा दलित वर्ग को सपोर्ट उस समय नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि स्वराज हमें तब तक नहीं मिल सकता, ठीक है, तब तक मतलब कि सैकड़ों साल तक हमें नहीं मिल सकता, अगर हम अनटचेबिलिटी को समाज से ख़त्म नहीं करेंगे। यानी कि जो छूत अछूत की जो परंपरा हमारे देश में चली आ रही थी, उसको अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे तो स्वराज हमें नहीं मिल सकता। और इसीलिए उन्होंने अनटचेबल्स को एक नया नाम दिया। अछूत लोग जिसे हम कहते थे, या जिसे वो लोग खुद दलित कहते थे, उस वर्ग को जो है उन्होंने एक नया नाम दिया, उसे उन्होंने नाम दिया हरिजन। हरिजन यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। हरि मतलब गॉड, ठीक है, और जन मतलब पीपल, यानी कि पीपल ऑफ द गॉड या चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। उन्होंने एक नया नाम दिया। और उन्होंने जो सत्याग्रह किया, उसमें जो है सत्याग्रह में उन्होंने एक और प्रयास किया कि जो दलित वर्ग है, जो हरिजन वर्ग जिसे वो खुद कहते थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलना शुरू हो पब्लिक वेल्स पे, यानी कि जो सामुदायिक जो कुएं हैं, जो टैंक हैं, रोड है, स्कूल्स हैं, उसमें उन्हें प्रवेश मिले। अब आपको ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये सुन करके ऐसा लगता होगा कि ये कौन सी मूवमेंट है, लेकिन उस समय ऐसा समाज था कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी उसमें दलित लोगों को जो है प्रवेश नहीं मिलता था। जैसे पब्लिक स्कूल में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था, या उन्हें इक्वलिटी का भाव नहीं मिलता था। पब्लिक वेल्स जो समाज में जो कुएँ थे, जो गांव में अगर कोई कुआं है जिसमें सब लोग पानी भर रहे हैं, तो उसमें दलित लोगों को पानी उसमें से नहीं छूने दिया जाता था, या मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट में आंदोलन चलाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनका जो काम था, जैसे एक समुदाय था भंगी समुदाय, भंगी समुदाय यानी कि जिसे स्वीपर्स बोलते हैं, ये लोग साफ़ सफाई, टॉयलेट साफ़ करना, ये सब काम करते हैं। तो इनके काम को एक डिग्निटी मिले, इनके काम को भी सम्मान पूर्वक देखा जाए, ये ऐसा करने के लिए महात्मा गांधी खुद जो है उन्होंने टॉयलेट साफ़ करना शुरू कर दिया, ताकि लोग जो है इस काम को भी सम्मान पूर्वक देखें कि ये भी एक काम है जो किया जाना चाहिए। उन्होंने जो हाई क्लास है, जो अपर क्लास कास्ट था जो हिंदू वर्ग में, उसको उन्होंने कहा कि आप अपने जो है थोड़ा सा दिल दिमाग में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए, और जो ये जो अनटचेबिलिटी का जो सीन है, अनटचेबिलिटी का जो एक तरीके से जो प्रथा चला आ रहा है, इसको जो है दूर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे उन्होंने इसी दौरान रिजर्व सीट्स की डिमांड की। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है दलित मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जो दलित वर्ग था, पहला उसका डिमांड क्या था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और दूसरा उनका डिमांड था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ये इनका डिमांड था। और साथ ही साथ इनका यह भी मानना था कि अगर ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो यह जो समाज में जो डिसेबिलिटीज़ की जो उनका जो फीलिंग है, जो समाज में उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, वह जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसको जो है दूर किया जा सकता है। इसीलिए दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत लिमिटेड था, बहुत ही सीमित तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्पेशली जो है महाराष्ट्र और वहाँ का जो नागपुर रीजन है, वहाँ पे ये लोग जो है इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी, और इसलिए वहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल भी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बहुत ही फेमस लीडर डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो है स्थापना किया, जिसमें सभी दलित लोगों को प्रवेश दिया गया। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गांधी इनफैक्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसके बाद जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें पार्टिसिपेट करने गए, तो उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब वो चल रहा था ब्रिटेन में, तो उसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड, जो दलित लोगों के द्वारा, जो मैंने पहले बताया आपको कि दलित लोग चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, एक अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिससे सिर्फ दलित लोग जो है चुन करके आएँ।
तो इस डिमांड को लेकर के महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्लैश हुआ, एक झगड़ा हुआ। और फाइनली क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अम्बेडकर के डिमांड को मान लिया, ठीक है। और जब अम्बेडकर के डिमांड को मान लिया, इसका मतलब था कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दे दिया गया, यानी कि ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिस पे जो है सिर्फ और सिर्फ दलित लोग चुन करके और विधानसभा में जाते। जब ये मांग अंग्रेज सरकार के द्वारा मान लिया गया तो गांधी जी इसके विरोध में जो है अनशन पे चले गए, भूख हड़ताल पे चले गए। और वो मानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दे दिया जाएगा दलित लोगों को, तो इससे क्या होगा, समाज में जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, जो दलित लोगों को मैं चाहता हूँ, मतलब महात्मा गांधी कहते थे कि मैं जो चाहता हूँ कि दलित लोग जो है और बाकी जो समुदाय हैं समाज के, वो सब मिल करके रहें, यह जो प्रोसेस है मिल करके रहने का, यह बहुत धीमा पड़ जाएगा और यह मुश्किल हो जाएगा एक साथ रहना। तो इसीलिए महात्मा गांधी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है विरोध करते थे। अम्बेडकर को जो है फाइनली गांधी जी की बात को मानना पड़ा और इसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्या हुआ इस पूना पैक्ट में? इस पूना पैक्ट के द्वारा जो डिप्रेस्ड क्लास था, जिसे हम आज के समय में शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं या एससी वर्ग कहते हैं, इनको रिजर्व्ड सीट दिया गया। अब ध्यान रखिएगा कि पहले उन्होंने किसकी बात की थी? पहले उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा मान लिया गया था। अब महात्मा गांधी के साथ जब बी आर अम्बेडकर का समझौता हुआ, इसमें क्या दिया गया? उनको रिजर्व सीट दिया गया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा था और जो केंद्रीय विधानसभा था, दोनों में उनको जो है रिजर्व सीट दिया गया। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि वोटिंग जो था वो जनरल इलेक्टोरेट था, इसमें सब लोग वोट कर सकते थे। इसको थोड़ा सा मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जो बी आर अम्बेडकर का जो बी आर अम्बेडकर का जो डिमांड था वह ये था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता कि जो दलित वर्ग हैं वो लोग सिर्फ उस चुनाव में खड़े होते, सिर्फ वही लोग जीतते अगर वही खड़े हो रहे हैं तो। और जो वोटिंग था, वोट जो है सिर्फ दलित वर्ग के लोगों के द्वारा दिया जाता, यानी कि हिंदू लोग हो सकता है, हिंदू के जो धर्म में जो अलग समुदाय हैं वो अपना नेता अलग चुनते हैं और उसके लिए खुद वही वोटिंग करते हैं, और दलित वर्ग का जो नेता चुना जाता है वो सिर्फ दलित लोगों के वोट के द्वारा चुना जाता। तो महात्मा गांधी मानते थे कि ये सिस्टम जो है समाज में जो है बहुत ज़्यादा खाई पैदा कर देगा, एक तरीके से डिफरेंसेस पैदा कर देगा। और इसीलिए फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि हम आपको रिजर्व सीट देंगे। रिजर्व सीट का मतलब क्या है कि एक कंस्टिट्यूंसी होगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित नेता ही चुना जाएगा, लेकिन वोटिंग करने का जो अधिकार होगा वह दलित व्यक्ति के साथ साथ बाकी जो समाज के वर्ग हैं वो सभी लोग उसमें वोटिंग करने का अधिकार अपने पास रखेंगे, यानी कि वोट जो है हर किसी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये जो है रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो है भले से ये सब पूना पैक्ट हुआ या जो भी हुआ, लेकिन फिर भी जो है जो दलित मूवमेंट था, जो दलित लोगों का जो आंदोलन था, वो लोग जो है कांग्रेस के द्वारा जो नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था उसको लेकर के बहुत ही आश्वस्त नहीं थे। वो हमेशा आशंकित रहते थे कि कांग्रेस पता नहीं हमारे फेवर में काम करेगी भी कि नहीं करेगी। तो ये चीज़ था। अगली जो कम्युनिटी है दोस्तों वो है मुस्लिम कम्युनिटी। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो 1920 के आसपास हुआ था, वो मूवमेंट जब ख़त्म हो गया तो जो मुस्लिम समुदाय के जो बहुत सारे लोग हैं वो लोग कांग्रेस से खुद को जो है अब दूर समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि कांग्रेस जो है हमारे भलाई के लिए कोई काम नहीं करेगी। और खासकर 1920s मिड 1920s यानी कि 1925 के आसपास से ऐसा हो गया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ओपनली हिंदू धर्म के जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो यानी कि जो हिंदू संगठन थे, उनको जो है ओपनली कांग्रेस जो है सपोर्ट कर रही थी। जैसे कि एक संगठन था हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा को कांग्रेस बहुत ही ओपनली सपोर्ट कर रही थी। और इस वजह से मुस्लिम समुदाय को लगने लगा कि अब जो है कांग्रेस पार्टी हमारे लिए काम नहीं करेगी। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे, वो धीरे धीरे खराब होने लगे। हर जो समुदाय था, जो हिंदू समुदाय रहा हो चाहे मुस्लिम समुदाय रहा हो, ये सब जो है मिलिटेंट नेचर की तरीके से काम करने लगे। बहुत ही हिंसक रूप से अपना काम करना इन्होंने शुरू कर दिया और इस वजह से बहुत सारे कम्युनल क्लैशेस हुए और रायट्स हुए, यानी कि बहुत सारे शहरों में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में बहुत सारे दंगे हुए, विवाद जो है होने शुरू हो गया। 1927 का एक ऐसा समय था जब ऐसा लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तभी जो है और जो सवाल था कि इन दोनों के बीच में समझौता होगा कि नहीं, वो सवाल था जो है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा असेंबलीज़ में, चाहे वो
स्टेट असेंबली हो चाहे सेंट्रल असेंबली हो, उसमें जो है कितने मुस्लिम लोग चुन करके जाएंगे, कितने हिंदू लोग चुन करके जाएंगे, क्या वोटिंग सिस्टम होगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के विवाद चल रहा था हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में। तो 1927 में जो लगा था कि वो सुधर जाएगा, जो है रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। खासकर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक बहुत ही बड़े नेता थे, वह चाहते थे कि हम जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है, यानी कि जो अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो डिमांड है, उसको हम छोड़ देंगे अगर मुस्लिम लोगों को भी जो है रिजर्व सीट सेंट्रल असेंबली में और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है जो खासकर जो बंगाल और पंजाब के क्षेत्र हैं वहाँ पे उनको जो है रिजर्व सीट दे दिया जाए। इसको समझिए, जो दलित वर्ग था उसको जो है पूना पैक्ट के दौरान जो है रिजर्व सीट दिया गया था। उसी तरीके से रिजर्व सीट की डिमांड जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने भी किया कि हमको बंगाल और पंजाब के क्षेत्र में जो हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से हमको सीट दे दिया जाए, और जो सेंट्रल प्रोविंस है वहाँ पे भी हमको कुछ सीट जो है रिजर्व कर दिया जाए। तो इस मांग को जो है वो मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर ऐसा मान लिया जाएगा तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हम जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन जो है इस डिमांड को नहीं माना गया, ठीक है, ये सब फेल हो गया। और फाइनली सबसे बुरा जो है झटका लगा 1928 में, जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में उस समय थी सबकी जो है मीटिंग हो रही थी 1928 में। और वहाँ पे हिंदू महासभा के एक नेता थे M.R. जयकर, उन्होंने इस समझौते को, जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो डिमांड था, इसको इन्होंने स्ट्रांगली बहुत ही अपोज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो है एक दूरी जो है वो बढ़ती चली गई। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बिल्कुल विश्वास करने के मूड में नहीं थी कांग्रेस के ऊपर, और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में एक तरीके से डिस्ट्रस्ट का जो है एक भाव था, अविश्वास का और संदेह की भावना जो है वो उत्पन्न हो चुकी थी। कांग्रेस से दूर होने के बाद जो मुस्लिम समुदाय था वह एक तरीके से एकजुट होकर के फिर बाद में जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। बहुत सारे जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के हो चाहे मुस्लिम धर्म के जो लीडर्स थे, वो मानते थे ऐसा कि बाद में जब भारत बनेगा तो भारत में जो है हिंदू धर्म जो है मेजोरिटी में होगा, यानी उनकी संख्या ज़्यादा होगी, मुस्लिम धर्म के लोग जो है माइनॉरिटी में होंगे, यानी उनकी संख्या कम होगी। और इस बात को लेकर के वो आशंकित थे कि मुस्लिमों की कंडीशन जो है वो भारत में जो है वो अच्छे से रहेगी कि नहीं रहेगी, उनकी कंडीशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, इस बात को लेकर के वो आशंकित थे। साथ ही साथ वो यह भी उनको लगता था कि जो कल्चरल आइडेंटिटी और जो कल्चर और माइनॉरिटीज़ की जो आइडेंटिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम धर्म के लोगों की जो पहचान है और उनका जो कल्चर है, वह जो है अगर एक ऐसे धर्म में रहें, एक ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में रहेंगे, तो वहाँ पे इनका जो कल्चर है और जो इनकी आइडेंटिटी है वो उनकी जो है खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा वो मानते थे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों सिर्फ इतना ही था। हो सकता है कि आपको सुनते टाइम कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन एक बार दो बार अगर आप सुनेंगे तो ये जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बुक में जो ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बहुत ही जो दिया गया है उसमें कोई अलग अलग पॉइंट नहीं दिए गए हैं, स्टोरी फॉर्म में दिया गया है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि उसको पॉइंट्स में आपको दे करके और अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में आपको समझा सकूँ। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच पैक्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, यानी कि दलित लोगों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था वो किस पैक्ट के द्वारा रिजॉल्व हुआ। तो उम्मीद है आपको आंसर याद होगा। हु ऑर्गेनाइज डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930, यह भी मैंने आपको डिस्कस किया। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स एंड दलित्स, यानी कि जो नेता लोग थे वो लोग मुस्लिम और दलित लोगों के सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के क्यों नहीं वो जो है वो बहुत खुश थे, या क्यों जो है अलग अलग मत आ रहे थे। इसमें मैंने आपको महात्मा गांधी का एक विचार बताया था, उसे आप कोट कर सकते हैं। अगला है व्हाट वर द महात्मा गांधीज व्यूज ऑन वीमेंस पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट, इसको भी डिस्कस किया मैंने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पॉन्ड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप लिख सकते हैं। वाई डिड द रिच पेजेंट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, यानी कि जब 1932 में मूवमेंट को फिर से शुरू किया गया था तो जो रिच पेजेंट कम्युनिटी थी उसने भाग लेने से क्यों मना कर दिया। वाई डिड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास नॉट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था उसने जो है बड़ी संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, इसको आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन एलिमिनेटिंग अनटचेबिलिटी, अछूत का जो प्रथा था उसको जो है खत्म करने में महात्मा गांधी का क्या रोल था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको भी आप लिख सकते हैं।
वाई डिड रिच पेजेंट कम्युनिटी ज्वाइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिच पेजेंट कम्युनिटी ने क्यों ज्वाइन किया, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। वाई वॉज पूना पैक्ट साइंड, एक्सप्लेन द रीजन, लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया उसको आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें वेरियस सोशल ग्रुप्स का मतलब ये है रिच पेजेंट कम्युनिटी, पुअर पेजेंट कम्युनिटी, वर्किंग क्लास, वीमेन, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप जो है एक एक करके लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वीमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको भी आप लिख सकते हैं। हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 एंड डिस्क्राइब्स हिज अचीवमेंट, तो पूना पैक्ट के बारे में लिख दीजिए और किसने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है फॉर्म किया था उसके बारे में लिख दीजिए। डिफाइन द टर्म सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पेजेंट कम्युनिटी इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। अगला है दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स, गिव द रीजन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ फॉलोइंग्स, यानी कि रिच पेजेंट कम्युनिटी ने क्यों पार्टिसिपेट किया, पुअर ने क्यों पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और वीमेन ने क्यों इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इसको आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिजनेस क्लास का क्या मांग था, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या रिजल्ट आया, इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों सिर्फ इतना ही था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।